गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 17, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मैं हूं सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहां पे लेके आया हूं। देखिए आज नंबर ऑफ टॉपिक काफ़ी कम है। इवन मुझे 45 मिनट सिर्फ यही डिसाइड करने में लग गया कि आज आपको कौन से टॉपिक करवाने हैं। ज़्यादातर जो टॉपिक है वो पॉलिटिक्स से भरे हुए हैं या फिर कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको हम लोग पहले रिपीट कर चुके हैं, तो बार बार वही ना सांप वाली लकीर को पीट के कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ टॉपिक कम है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हो। मंडे का दिन है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स यहाँ पे कर सकते हो। खैर टॉपिक हम लोग कौन कौन से करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर मैंने जानबूझकर लिखा नहीं क्योंकि देखिए जो ये वाला सेक्शन है अर्बन प्लानिंग, ये तो आपका एडिटोरियल वाले पेज से वैसे ही हो जाएगा, तो पेज नंबर 6 हो जाएगा। ये इसको जो है आप पेज नंबर 8 और से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन का तो कोई पेज नंबर होता ही नहीं है। एक दो हमारे पास एडिशनल टॉपिक्स हैं उसको भी आप पेज नंबर 8 से कर सकते हो, तो पेज वाला कोई खास यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं होता है। खैर एक बार टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हम टॉपिक करेंगे दोस्तों, वो करेंगे मैरिटल रेप इशू के बारे में। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, चेन्नई हाई कोर्ट में, मतलब मद्रास हाई कोर्ट में कई इशू चल रहे हैं मैरिटल रेप को लेके। ये इशू क्या था मैरिटल रेप का? हमारे आईपीसी जो है ना, मतलब इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं और सरकार का क्या स्टैंड है मैरिटल रेप के ऊपर, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जीएस पेपर 2 में हम लोग इसे जब वीमेन इशू से कवर कर सकते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिसी से भी कवर कर सकते हैं, और आपका मन करे तो इसको जुडिशरी से भी कवर कर सकते हैं। तो जहां आपको इसको फिट करना है वहां पे फिट कर सकते हो। अगले जो टॉपिक है वो है वल्केनिक इरप्शन के बारे में। टोंगा में वल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत ज़बरदस्त वल्केनिक इरप्शन हुआ। व्हाट्सएप वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा इमेजेस और उसके वीडियोज़ वगैरह भी आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसकी लोकेशंस वगैरह, क्योंकि जीएस पेपर 1 में जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत आपको लोकेशंस वो पूछ सकता है। अगला जो टॉपिक करेंगे वो रहेगा अर्बन प्लानिंग के बारे में। ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल सेक्शन है इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। आपको मन करे तो उसको अटैम्प्ट करके आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम वाला, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो आपको रिव्यू अगर होता है वो कर सकते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो रिव्यू करते हैं तो आप एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर सकते हो, लेकिन आंसर लिखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की आपकी नॉलेज होनी चाहिए जो आज के एडिटोरियल सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा, तो इसको तो आप ज़रूर देखें। एक नया टॉपिक है साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से कवर कर सकते हैं। वेब 3 क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको लेके कौन कौन से चैलेंजेस हैं, फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। एक दो हमारे पास एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स आप काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और कल हम लोगों ने सेशन किया था, एक 3 घंटे का आस्क मी सेशन था। बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत सारे लोग आप में से वहाँ पे आए भी होंगे, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे। अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो अगली बार जब हम लोग सेशन करेंगे तो तब उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों करते हैं आज के न्यूज़पेपर की शुरुआत। तो पहला जो टॉपिक है वो है मैरिटल रेप के बारे में, ठीक है। देखिए कुछ एनजीओज वगैरह ने, कुछ वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, अलग अलग कंट्रीज में हाई कोर्ट्स के अंदर एक अपील फाइल की हुई थी काफ़ी समय से, ठीक है। उसको लेके ही ये पूरे का पूरा इशू यहाँ पे नजर आता है। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये अपील डाली गई तो उसमें ये कहा गया कि जो मैरिटल रेप होता है, ठीक है, मैरिटल रेप, इसको भी जो है क्रिमिनल बना दिया जाए। देखिए अभी हमारे आईपीसी में पता क्या है, मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनल नहीं है। देखिए मैरिटल रेप का मतलब क्या होता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैरिटल रेप का मतलब होता है जब एक हस्बैंड, ठीक है, अपनी वाइफ का रेप करता है, उसे बोलते हैं मैरिटल रेप, राइट। रेप का मतलब यहाँ पे है कि जब उसकी मर्जी के बिना इंटरकोर्स किया जाता है, जबरदस्ती इंटरकोर्स किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेप, राइट। और जब मैरिज के अंदर जब इस तरह का रेप होता है उसे कहते हैं मैरिटल रेप। देखिए साफ साफ हमारे आर्टिकल 375 जो है हमारा आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड, उसके अंदर जो है रेप की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो कुछ इंसिडेंट बताए गए हैं जिसमें आप उसको इंटरकोर्स को रेप कह सकते हो। पहला, अगेंस्ट हर विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट हर विल मतलब अगर एक वाइफ, अब अगर वो उसकी विल नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है, और हस्बैंड जबरदस्ती जो है उसके साथ इंटरकोर्स करता है, वो रेप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कोई भी औरत हो, कोई भी हो, अगर आप उसकी अगेंस्ट विल के अगेंस्ट में जाते हो तो दिस इज कॉल्ड अ रेप। सेकंड होता है विदाउट हर कंसेंट, है ना, बिना उसकी मर्जी से। थर्ड होता है विद हर कंसेंट, उसकी मर्जी होती है। when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear or death of the hurt, मतलब आपने सुने डरा धमका के उसका कंसेंट तो ले लिया,
है ना, और फिर उसके साथ जो है इंटरकोर्स किया तो दैट वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। तो पूरा होशो हवास में जो है कंसेंट होना चाहिए। चौथा जो होता है वो होता है विद हर कंसेंट, व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड देन द हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज ऑफ शी बिलीव्स दैट द अनदर मैन टू हिम शी इज और बिलीविंग हरसेल्फ टू बी ऑफुली मैरिड। देखिए क्या कहता है, कहता है कि उसका कंसेंट तो मिल गया, लेकिन वो कंसेंट आपने जो है वो धोखाधड़ी से लिया है, धोखाधड़ी से लिया है। या आप तो आपने उसको ये बताया होगा आप कुंवारे हो, आप किसी आपकी मैरिड नहीं, मैं शादी नहीं हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने उसको जबरदस्ती, मतलब आपने उसको ना शादी का वादा किया हो और वादा करके झूठ मूठ का आपने उसके साथ इंटरकोर्स किया हो, उस केस में भी उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाता है इंडियन पिनल कोड में। पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा होता है कि विद हर कंसेंट, व्हेन एट द टाइम्स ऑफ गिविंग हर कंसेंट, पर्सन जो भी था वो अनसाउंड माइंड का हो सकता है। देखिए मतलब जैसे आपने उसको कुछ खिला पिला दिया उसको, ऐसा कई बार होता है ना पब्स वगैरह में लोग उसमें कोल्ड ड्रिंक में या ड्रिंक्स वगैरह में कुछ नशे की गोलियां वगैरह दे देते हैं, या फिर वो बंदा अनसाउंड माइंड का होता है, उसका इंटॉक्सिकेशन स्टेज में होता है, उस केस में अगर वो आपको कंसेंट देता है तो उसको भी रेप की कैटेगरी में ही रखा जाता है। बहुत बार फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा ना, वो सारी चीजें वो असलियत में भी होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो कैटेगरी ऑफ रेप। तो सिक्स कैटेगरी हमारे पास आती है, वो आती है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो 16 साल से कम है, चाहे उसका कंसेंट हो या ना हो, वो रेप की कैटेगरी में आएगा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कंसेंट दिया भी है तो 16 ईयर्स ऑफ से कम है, इट इज कॉल्ड अ रेप। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन यहां पे ये है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट अ रेप। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आपकी वाइफ 15 साल से ज्यादा है, 15 साल से ज्यादा है और आप उसके साथ इंटरकोर्स करते हो, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। ये यहां पे एक्सेप्शंस दिया हुआ है। तो ऊपर वाले जितने भी चीजें हैं ना, वो वाइफ वाले केस में लागू नहीं होती। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी वाइफ 15 साल से ज़्यादा है तो ये ऊपर वाली चीज़ें एक भी लागू नहीं होती हैं। अगर किसी की वाइफ 15 साल से ज़्यादा है और अगर वो जोर ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसकी मर्जी के बिना, उसकी कंसेंट के बिना अगर इंटरकोर्स करता है तो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, अकॉर्डिंग टू 375 ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड। अब ये तो भैया बड़ी नाइंसाफ़ी है ना, नाइंसाफ़ी है। उसी के को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में इस फाइल को किया गया था कि आर्टिकल 375 को आप इलीगल डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारी वीमेन को खतरा होता है। इवन नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 4 जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 to 5.6% ऑफ द वीमेन हैव बीन रिपोर्टेड एज द विक्टिम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकली फोर्स्ड हर टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हस्बैंड। मतलब 5 से 6% वीमेन इंडिया में ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनके साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स करते हैं विदाउट देयर कंसेंट, लेकिन वो उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज वो 15 साल से ज़्यादा की हैं और इसीलिए कानून के अंदर जो है एक्सेप्शंस मिली हुई है। अब सपोज करिए किसी की शादी हुई, उसकी उम्र जो है 18-19 साल है, 17 ईयर्स भी समझ लीजिए, अभी तो बच्चा है ना, 17 ईयर्स तो चाइल्ड ही होता है। और अगर उसके हस्बैंड उसके ज़बरदस्ती उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं, उसका बिना मर्जी के फोर्सफुली डरा के धमका के थप्पड़ मार के, तो वो क्या रेप की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ आपने 7 फेरे ले लिए और आपकी मैरिज हो गई, और वो भी चाइल्ड मैरिज, और भैया अगर आपके साथ इस तरह का ज़बरदस्ती होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आता है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। इवन पहले भी ऐसी 2 कमेटीज़ बन चुकी हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी जो कि निर्भया 2012 में जब निर्भया वाला इशू हुआ था उस समय बनी थी, इसने भी कहा था, जस्टिस वर्मा ने भी कमेटी में रिकमेंड किया गया था कि मैरिटल रेप को जो है एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे पूरे कानून का पार्ट होना चाहिए। ऐसा कि बहुत सारी अभी 50-60 कंट्रीज़ के अंदर मैरिटल रेप वाला कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा 14 मेंबर और एक और कमेटी बनाई गई थी, उसने भी कहा, इसके जो हेड किया था वो किया था इसने, ठीक है, राम राजपूत नाम था इसका, ठीक है। तो इन्होंने उसको हेड किया था, इन्होंने भी कहा था कि जो ये एक्सेप्शन है ना 375 वाला, ये हटा दिया जाना चाहिए। कहने मतलब ये है, दिस इज अबाउट द रेप, मैरिटल रेप। तो सरकार ने हाई कोर्ट के अंदर ये कहा कि देखिए अभी कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। हालांकि कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 5-6 साल से चल रहा है, पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का ये मानना है, सरकार के ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि देखिए मैरिटल रेप को हम लोग रेप नहीं मान सकते, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी जिस तरह की है, यहाँ पे मैरिज को सैक्रोसेंक्ट माना जाता है।
सैक्रोसैक्ट का मतलब पवित्र, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैरिटल रेप वाला अगर हम कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे तो बहुत सारे जो है केसेस सामने आ सकते हैं, इवन फ्रॉड केस भी सामने आ सकते हैं ना। अगर वाइफ गुस्सा हो गई, उसको किसी चीज़ से नाराज़गी है, तो वो फ्रॉड केस भी कर सकती है अपने हस्बैंड के ऊपर, तो फॉल्स केस भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी के ऊपर पहले ही इतना सारा बर्डन है और ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैरिटल रेप को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है ना। प्रूफ कैसे करोगे, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये प्रूफ वाला बर्डन जो है वो भी जुडिशरी के ऊपर ही आ जाएगा। अब मान लो किसी की वाइफ ने जो है उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए कि मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ है, उसका कोई प्रूफ तो है नहीं, बिकॉज वो तो रेगुलरली इंटरकोर्स करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा समस्या यहाँ पे जुडिशरी के सामने भी आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसी ने ऐसा बोल दिया और उसको सच मान लेना, ये भी सरकार का मानना है कि अपने आप में एक जो है चैलेंज हो जाएगा जुडिशरी के लिए। तो इसमें और ज़्यादा कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है, और कंसल्टेशन करने के बाद ही हम लोग कुछ ना कुछ इसके ऊपर कदम लेंगे। लेकिन 50 से 60 डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर इस समय मैरिटल रेप को डेफिनेटली वहाँ पे जगह मिली है, तो इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली इस एक्सेप्शन को हटना चाहिए, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का मानना है। फ्यूचर में देखना रहेगा इसके बारे में क्या सरकार डिसीजन लेती है, बट या लेट्स सी। आप बता सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में खुद का ओपिनियन, आपको क्या लगता है क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं इसके, सरकार को इसके करना चाहिए कि एक्सेप्शन को दूर या नहीं करना चाहिए। थोड़ा आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो कमेंट सेक्शन में अभी, ठीक है। तो एक वल्केनिक इरप्शन हुआ है, कहाँ पे हुआ, ये हुआ है टोंगा के अंदर, टोंगा, ठीक है। देखिए टोंगा जो है एक छोटा सा वल्केनिक आइलैंड कंट्री है, और जैसा कि इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, एग्जाम में हल्का फुल्का पूछ सकता है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना टोंगा, देखिए क्लियरली लोकेशन इसकी ये है, ठीक है। टोंगा से थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाते हो, ठीक है, यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं ना आपको, अरे कहाँ गया, ठीक है, ये जो आइलैंड है ये है सोलोमन आइलैंड, ठीक है, याद रहेगा सोलोमन आइलैंड। इससे जो थोड़ा इधर आप जाते हो ये है पप्पा न्यू गिनिया, ठीक है, पप्पा न्यू गिनिया। इधर आपका जाता है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये जो छोटे सा आइलैंड आपको नजर आता है ना, इसका नाम है न्यू कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया। और ये जो आपको इधर इसके बगल में ही, मतलब ठीक, अरे यार ये इरेज हो जा, हाँ, तो इसको बगल में ही आपको ये नजर आ रहा है, ये है फिजी, ठीक है, फिजी। तो ये हल्का सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि जो टोंगा आइलैंड है वो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, और जो सोलोमन आइलैंड है वो इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। हल्का सा आपको ये बस पता होना चाहिए, पहली बात तो लोकेशन। अब हुआ ये कि यहाँ पे हुआ वल्केनिक इरप्शन। अब वो वल्केनिक इरप्शन क्यों हुआ, देखिए ऑलरेडी हम लोग एनसीईआरटी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ चुके हैं, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की बात किया था। तो जहाँ जहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ वहाँ पे ट्रेंचेस बनती हैं, वहाँ पे वल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आपका आता है टोंगा, ये देखिए यहाँ पे आपका आता है टोंगा, और ये है आपकी पैसिफिक प्लेट, और इधर आपकी आ जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, ये वाली प्लेट, इंडो प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का कॉम्बिनेशन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो क्या कर रही हैं, सबडक्शन कर रही हैं, सबडक्शन। और सबडक्शन में क्या होता है ना, हमें पहले ही पता है, जब दो प्लेट का सबडक्शन होता है, मतलब अगर आपस में वो कन्वर्ज करती हैं तो एक प्लेट जो है वो सबडक्ट करती है आपके स्टेनोस्फीयर के अंदर, और यहाँ से जो है, इसको मैं दूसरी जगह बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। तो मान लो ये भी आपकी ओशियनिक प्लेट इधर से आ रही है, और एक ओशियनिक प्लेट जो है इधर से आ रही है, तो जिसमें जो हैवी होती है, डेंसर होती है, वो नीचे की तरफ सबडक्ट करती है एस्थेनोस्फीयर में, और जब ये नीचे सबडक्ट करती है तो यहाँ से मटेरियल जो है वो जो है मेल्ट अप हो जाता है, यहाँ पे मैग्मा चैम्बर बन जाता है, और वो मैग्मा चैम्बर धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करता है इस तरह से, क्योंकि ये मैग्मा जो है वो लाइट होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है और सराउंडिंग की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे बलून होता है ना पानी के अंदर, वो एकदम से ऊपर की तरफ आ जाता है, तो कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे जब ये ऊपर आता है तो ये आपके जो लिथोस्फेरिक प्लेट है इसको तोड़ के ये बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वल्केनिक इरप्शन, और यहाँ पे वल्केनिक जो है वो पीक बन जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर जो है वाटर होता है, तो डेफिनेटली ये जब वाटर से ऊपर आता है तो ये यहाँ पे आइलैंड बना देता है, राइट, दिस इज योर वल्केनिक आइलैंड, यही चीज़ें होती हैं। और अगर आप इस प्लेट को ध्यान से देखो तो एक तरफ जो है पैसिफिक प्लेट है, एक तरफ जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये जो है प्लेट सबडक्ट कर रही है, तो उसी सबडक्शन में यहाँ पे वल्केनिक इरप्शन होता है और खूब सारे यहाँ पे आइलैंड्स पाए जाते हैं। तो ये आपका टोंगा जो आइलैंड है ना, उसी का एक नतीजा है टोंगा आइलैंड। इवन यहाँ पे एक जो है आइलैंड्स की चेन भी पाई जाती है, जिसे जो है कैरामेडक आइलैंड कहते हैं। थोड़ा आप इसको अगर नाम याद रखना है तो रख भी सकते हो, KERMADEC, कैरामेक आइलैंड चेन, ठीक है, चेन। जैसे हमारे पास फिलीपींस आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, ये सब आइलैंड जो है ना वो वल्केनिक इरप्शन से ही बने हैं, इवन आपका जापान भी, ठीक है।
तो उसका ही एक नतीजा अब हुआ ये कि टोंगा के अंदर जो है वल्केनिक इरप्शन हुआ, एकदम से सडन हुआ। पहले वार्निंग नहीं दिया था, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, 2009 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ था, और यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। और जिसकी वजह से जो ऐश है, ठीक है, मतलब जो राख होती है, पायरोक्लास्टिक जो एलिमेंट्स होते हैं, 19,000 किलोमीटर तक जो है वो चले गए, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर को भी क्रॉस कर लिया उन्होंने। 19 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेटोस्फेयर को के अंदर ये चले गए और इस समय वहीं पे फैले हुए हैं, और फ्लाइट वगैरह सब बंद हो गई हैं। खैर अभी कितनी डेथ वगैरह हुई है उसकी तो रिपोर्ट सामने आई नहीं है, बट या थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए। और वल्केनिक कितने तरह के होते हैं, वल्केनिक कैसे बनता है, ये जीसी लियोंग के अंदर और आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। तो आप जो है उन वीडियोस को भी देख सकते हो जहाँ पे हम लोगों ने वल्केनिक इरप्शंस वगैरह के बात की थी। यहाँ पे मैंने आपको जो है वल्केनिक जो मैग्मा होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताया था कि एक हमारे पास एसिडिक होता है और एक हमारे पास कैसा होता है, बेसिक लावा होता है। तो एसिडिक लावा होता है ये वर्टिकली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, और जो बेसिक लावा होता है ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा कम विस्कस होता है, ठीक है। और ये जो एसिडिक वाला है वो ज़्यादा विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, तो इसकी वजह से ये वर्टिकली जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए, इसके अंदर सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है, सिलिकॉन कंटेंट कम होता है, वो सारी चीज़ें तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो हल्का सा आपको टोंगा की लोकेशन के बारे में एग्जाम में वो पूछ सकता है प्लेसेस इन न्यूज़ में। एक एडिशनल जो आज हमारे पास टॉपिक था वो था ये कोहिमा वाला, सिमेट्री विद द टेनिस कोर्ट। एक बहुत ही यूनिक एक सिमेट्री है ये, और ये सिमेट्रिक यूनिक इस तरह से है क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की ये कहानी है। उस समय जब जापानीज फोर्सेस और आज़ाद हिंद फौज मतलब एनआईए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के ऊपर अटैक किया था। म्यांमार के अटैक करने के बाद वो लोग मिजोरम में और उन्होंने कोहिमा के ऊपर भी अटैक किया था, और कोहिमा के ऊपर कुछ दिन उनका कंट्रोल रहा भी, जापानीज फोर्सेस का कुछ दिन तक कंट्रोल रहा भी, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये उसी समय की कहानी है जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिक और जापानीज फोर्सेस उन्होंने जब कोहिमा के ऊपर अटैक किया था, तो उस समय वहाँ पे भयंकर लड़ाई हुई थी 2-3 हफ्ते के लिए, और बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए थे। तो जिनको जब मारा गया था उनको यहाँ पे दफनाया गया था। एक सिमेट्री है, एक बहुत ही यूनिक सिमेट्री है, क्योंकि उस समय वहाँ पे जो कमिश्नर हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के जो मतलब ऑफिसर हुआ करते थे, उनके घर में टेनिस कोर्ट भी था, तो वहीं पे सिमेट्री को बना दिया गया। इसके अंदर एक टेनिस कोर्ट भी है, बेसिकली ये कहानी है। अब इसको मेंटेन कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट इसको ऐसा मेंटेन नहीं करती। तो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की 23,000 वॉर के समय की बनाई हुई सिमेट्रीज हैं जिसको वो मेंटेन करता है। इनमें से ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इनमें से 5 सिमेट्री को चूज़ किया गया है जो काफ़ी यूनिक हैं, और कोहिमा के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो भी अपने आप में यूनिक है, तो 5 में इसका नाम भी आया है। मैं इसके साथ पर्सनली रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैं कोहिमा में था फॉर 21 डेज़, कुछ क्लासेस वगैरह शायद कुछ क्लासेस करने गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको विजिट नहीं कर पाया। अब ये बड़ा फ़नी रहा मेरे लिए, मैं 2 बार वहाँ पे जा चुका हूँ, दोनों बार इसको विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाती है, और 5 बजे मेरी जो क्लासेस ओवर होती थी वो होती थी 6 बजे, तो इसलिए नहीं कर पाया। अब बोलोगे सर संडे को जा सकते थे, संडे को एक्चुअली बंद होती है। तो मैं 2 बार कोहिमा में जा चुका हूँ। इतना बड़ा ये टूरिस्ट प्लेस भी है और एक घूमने की जगह है, देखने के लिए जगह है, हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। तो लेट्स सी, अगली बार जाऊँगा तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा। खैर, तो ये थोड़ा सा एक न्यूज़ था, आपको अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हो। आज का जो है एडिटोरियल सेक्शन है ये उसके क्वेश्चंस हैं आपके लिए। देखिए, इन द बैकड्रॉप ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज अर्बन प्लानिंग हैज बिकम वेरी क्रूशियल, डिस्कस। 150 वर्ड या 250 वर्ड में क्वेश्चन ये आ सकता है। इस क्वेश्चन को आपके आज के एडिटोरियल सेक्शन से और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है वहां से कवर कर सकते हो। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, विद सम एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ कोस्टल अर्बन सेंटर्स, कोस्टल अर्बन सेंटर जैसे मैं मुंबई की बात कर सकते हो, है ना, तमिलनाडु चेन्नई की बात कर सकते हो, जो कोस्टल सिटीज़ हैं, कोची की बात कर सकते हो, हैव बिकम मोर प्रोन टू द डिजास्टर्स। With some examples, explain how coastal urban centers have become more prone to the disasters. Suggest some measures for the long-term solution. छोटा solution नहीं बताना है भैया, लंबा solution बताना है ना, तो इसको आप कर सकते हो आज के एडिटोरियल सेक्शन से। देखिए, आपका जीएस पेपर 1 के अंदर ना ये एक टॉपिक है जो ऊपर लिखा हुआ है ना, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंजेस इन द क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज
तो वाटर बॉडी समझ गए ना आप लोग, ये किसकी बात कर रहा है, ये फ्लड्स की वगैरह की बात कर रहा है, और वाटर को लेके जो भी सिचुएशन हो सकता है, ड्रोट्स के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है, एंड आइस कैप्स। और ऑलरेडी यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका लैंडस्लाइड को लेके हो, चाहे वो ग्लेशियर की मेल्टिंग को लेके हो, चाहे वो फ्लडिंग को लेके हो, और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एक्सक्लूसिवली आपके सिलेबस का पार्ट है, एंड फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो इस टॉपिक से आप आज के एडिटोरियल सेक्शन को कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहता है कुछ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए, कहता है एग्जाम्पल से शुरू कर सकते हैं, जैसे चेन्नई में फ्लड आया दिसंबर में। आई नो यू वेरी वेल कि जब हमारे पास यहाँ पे समर मानसून होती है, तो समर मानसून के दौरान क्या होता है ना, इस तरह से साउथ वेस्टर्न विंड चलती हैं, तो तमिलनाडु वाला जो एरिया रहता है ना, ये रहता है ड्राई, है ना। एक दो रीजन है, पहली बात तो ये जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो उसके पैरेलल होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेनफॉल वैसे ही नहीं होता, और दूसरी बात ये वेस्टर्न घाट के जो है रेन शेडो एरिया में होता है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तमिलनाडु वगैरह के अंदर जो बारिश ज्यादातर होती है वो होती है कब, वो होती है विंटर सीजन में, है ना। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से यहाँ पे बारिश होती है, तो इस समय ऐसा हुआ दिसंबर के महीने, मतलब पिछले महीने की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से। और जब वहाँ पे फ्लड आया तो पूरा जो वहाँ पे जनजीवन था भैया पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, पूरा हर चीज़ खराब हो गई, जिंदगी जो है पूरी तरह से अफेक्टेड हो गई। लोग जो है वो हायर ग्राउंड्स की तरफ जा रहे थे, जो स्लम एरियाज वगैरह थे, जो लो लाइंग एरिया थे, वो तो पूरी तरह डूब गए थे, और इवन रेलवे प्लेटफॉर्म्स तक भी डूब गए थे। और इवन जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, उनको भी बहुत समस्याएं हुई क्योंकि फूड सप्लाई वगैरह वहाँ पे नहीं हो पाई, तो तामझाम मतलब जनजीवन पूरी तरह से खत्म हो गया एक तरह से। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, 2005 में मुंबई में जब फ्लड आई थी तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी, बहुत दिनों तक मुंबई पूरी तरह से जाम हो गई थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे बारिश हुआ था। 2015 में भी चेन्नई में फ्लड आया था, आपको भी याद ही होगा क्योंकि ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, उस समय भी चेन्नई में बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो जब जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब तब ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी में, और इवन एज अ पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी इंप्लीमेंटर्स भी आप कह सकते हो। देखिए जब शुरुआत में आप जब आपकी सिलेक्शन होता है ना, तो आप पॉलिसी बनाते नहीं हो, आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो। जब सेक्रेटरी लेवल तक जाते हो तब हो सकता है पॉलिसी मेकिंग में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। खैर जब इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अर्बन प्लानिंग और वो सारी की सारी चीज़ें। अब इसका आउटकम क्या हुआ, 2005 में फ्लड आया, 2015 में फ्लड आया, 2021 में भी फ्लड आया। इसका आउटकम ये था कि सरकार ने जो है वो पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की, और बड़े बड़े वादे भी किए, बड़ी बड़ी प्लानिंग किया, कमेटीज वगैरह बनाई, लेकिन वो सब पेपर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई भी रियलिटी नज़र नहीं आता। देखिए 2015 में फ्लड आया चेन्नई के अंदर, अगर ग्राउंड पे कुछ काम होता तो 2021 में ये हालत ना होती, सोचने की बात है। आज 2021 में ये फ्लड आया, हो सकता है 2023 में, 2024 में दोबारा से आएगा, तो फ्यूचर में आने वाले जो इस तरह के डिजास्टर्स होंगे उसके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हो, है ना, वो भी यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो उसका आउटकम तो आप देख ही रहे हो क्या है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है ना, ये भी जरूरी है ना, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, अनसस्टेनेबल फ्लैशी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसमें समस्या ये है कि हम लोगों ने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तो बना दिए, हम लोगों ने बड़े बड़े जो है रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना दी, एकदम गेटेड कम्युनिटीज, बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बना दी, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है ना। सस्टेनेबल वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसको हम लोग वहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से, वहाँ के जो फ्लड प्लेन एरिया है, या फिर वहाँ पे जो नेचुरल जो वाटर फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल वो तभी होगा जब वहाँ पे आपकी जो पास्ट कंडीशंस हैं उसको आप जो है रियलाइज़ करोगे, प्रेजेंट कंडीशन है उसको रियलाइज़ करोगे, और पास्ट में और फ्यूचर में जो होने वाली इशूज़ हैं उसको जो है कर सकते हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू, समस्या हमें पता चल गया, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन जानना ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। सोल्यूशन यह है कि कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फ्लड प्लेन्स, जो हमारे वहाँ पे जो वेस्ट लैंड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से करिए, जो हमारे वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं उसको प्रॉपर तरीके से करिए, जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा जो फ्लडिंग वाटर होता है ना वो वेटलैंड्स वगैरह के अंदर, जो लेक्स वगैरह होती हैं उसके अंदर वो सबमर्ज हो सकता है। तो एक बढ़िया तरीका है तो वेटलैंड वगैरह को मैनेज करने का। तो नेचुरल फ्लड प्लेन्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बना देते हैं, तो वो थोड़ा नहीं होना चाहिए ना। रिवर्स को आप प्रॉपर तरीके से उनका जो चैनल है उसको मेंटेन कीजिए। अगर चैनल उसका नैरो है तो उसका ब्रॉड कर सकते हो। रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है अगर वहाँ पे एंक्रोचमेंट वगैरह हुआ है तो उसको दूर कर सकते हो। मैंग्रोव्स को आप रिवाइव कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहला जो डिफेंस होता है ना वो मैंग्रोव ही होता है ना। और ये सिर्फ रेनफॉल ही नहीं, अगर साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, सुनामीज वगैरह आती हैं तो उसके लिए भी मैंग्रोव बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला डिफेंस सबका मैंग्रोव होता है। मार्शिस जो होते हैं, गार्डन्स वगैरह होते हैं, आप उनको भी स्पेस दीजिए ताकि जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ पे जाके जमा हो सके और आपका जो लाइफ जो है इतनी बुरी तरह से इम्पैक्ट ना हो। तो
ये एक चीज आप कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, लोकल बॉडी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देखिए चेन्नई के अंदर यू नो वेरी वेल के पिछले 10 सालों से वहां पे लोकल बॉडी इलेक्शन हुए ही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने आप ही कुछ ना कुछ कर रही है। अरे भैया जब लोकल लोग वहां पे इंपैक्ट हो रहे हैं तो लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ना, क्योंकि वो लोकल समस्याएं जानते हैं। अब दिल्ली में बैठे हुए क्या जाने कि चेन्नई के ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। अब चेन्नई में बैठे हुए लोग क्या जाने जो कैपिटल में मतलब ग्राउंड ऊपर जो एमपीज और एमएलएज हैं, जब तक आप लोकल लोगों को पार्ट वहाँ के जो लोकल वार्ड्स होते हैं, लोकल जो कम्युनिटीज़ होती हैं उसको यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको ही एक्चुअली प्रॉब्लम पता होती है। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। नीति आयोग ने भी एक रिपोर्ट अभी थोड़े दिन पहले दिया था अर्बन प्लानिंग को लेकर, इसने कई चीज़ें अच्छी बोली, लेकिन ज़्यादातर नीति आयोग की रिपोर्ट में ना वो सरकार वाली बातें ही लिखी हुई हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। कंक्रीट हमारे पास कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या क्या अप्रोच, तो ये सोल्यूशन वाले ही पॉइंट में आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी अलग हेडिंग दिया हुआ था। तो हम लोग को कौन कौन सी अप्रोच होनी चाहिए जो कि आपके आंसर का पार्ट बनेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग, देखिए जब भी आज सॉल्यूशन वगैरह की हम लोग बात करते हैं ना, इस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इस एडिटोरियल में ये बहुत नई चीज़ बताई गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बायोफिलिक डिज़ाइन को आप इंक्लूड कीजिए और ग्रीन मटेरियल को यूज़ कीजिए। आप जब घर बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन मटेरियल यूज़ करने की कोशिश कीजिए जो कि इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। बायोफिलिक डिज़ाइन को भी आप कर सकते हो। देखिए एग्जांपल आपको देता हूँ बायोफिलिक डिज़ाइन का। ये एक ऑफिस है, कोई होटल की लॉबी भी हो सकती है। इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिली होंगी, है ना। वहाँ पे एक्वेरियम वगैरह लगा होता है और इस तरह के गार्डन्स वगैरह होते हैं और दीवारों पे कुछ ग्रीन तरह की पेंटिंग्स वगैरह होती हैं। इसे हम लोग बायोफिलिक डिज़ाइन बोलते हैं। ये बायोफिलिक डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो आदमी यहाँ पे होते हैं वो नेचर के साथ थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं। इससे अवेयरनेस आता है लोगों के मन में। अगर आप जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप जाओगे, मुंबई एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको वहाँ की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, छतें हैं, वो आपको बायोफिलिक डिज़ाइन वाली देखने को मिलेंगी। बढ़िया वहाँ एक्वेरियम वहाँ पे लगा होगा, इस तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं एयरपोर्ट वगैरह के अंदर भी। तो इसे बायोफिलिक डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये आप डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए ताकि लोगों को अवेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को लेके। और ग्रीन मटेरियल का आप यूज़ कर सकते हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और नेचर के साथ फ्रेंडली भी होते हैं ना, वो सभी चीज़ें कर सकते हो। एक तो चीज़ ये होगी, आप वो कर सकते हो अफोर्डेबल हाउसिंग। दूसरी बात होती है एंक्रोचमेंट रिमूवल। तो जैसे एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। पल्लीकरनाई जो है एक मार्शलैंड है चेन्नई के अंदर, जिसको पूरी तरह से एंक्रोचमेंट कर दिया गया, वहाँ पे होटल्स वगैरह बना दिए गए। मुंबई में जो मिथी रिवर है, मिथी रिवर के आसपास भी बहुत सारे होटल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो रिवर वगैरह के ऊपर एंक्रोचमेंट करके वहाँ पे घर बना लेते हैं, बंगलो बना लेते हैं। मुंबई में, चेन्नई में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। हाई कोर्ट ने भी बहुत बार ऑर्डर वगैरह दिया उनको डिसमेंटल करने का, बहुत बार उनको कर देते हैं, बहुत बार नहीं करते। तो ये इंक्रोचमेंट जो होता है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। वेटलैंड्स का इंक्रोचमेंट किया जाता है इंडस्ट्री के लिए, हाउसिंग के लिए, होटल्स वगैरह, वो सब चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंक्रोचमेंट को दूर करना, ताकि जो एक्सेस वाटर जो होता है फ्लडिंग के समय में, वो कहीं ना कहीं तो सेटल होगा ना। देखा, पानी तो अपना रास्ता बनाएगा, सीधी सी बात है। पानी को उसको रास्ता दोगे तो अपने रास्ते जाएगा, पानी को उसका रास्ता नहीं दोगे तो वो अपने घर में ही घुसने वाला है ना। ऑल डिपार्टमेंट शुड वर्क टुगेदर, है ना। अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, एनर्जी, लैंड यूज, पब्लिक वर्क्स एंड इरिगेशन, सबको एक साथ काम करना चाहिए। इंडिया में क्या होता है ना, वो पहले सड़क बनाते हैं, सड़क बनाने के 2 महीने बाद उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे पाइप तो डाला ही नहीं है। फिर वो 2 महीने बाद यहाँ पे पाइप डालते हैं। पाइप डालने के 2 महीने बाद उनको रियलाइज होता है कि यार हम लोगों ने यहाँ पे नाला तो बनाया ही नहीं एक्सेस वाटर के लिए। फिर वो 2 महीने बाद वो पूरा उसको खोदते रहते हैं, उसको बनाते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है आपस में कोऑपरेशन ही नहीं है। तो जितने डिपार्टमेंट होते हैं भैया, कोऑपरेशन करके ही आप चीज़ों को बनाइए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एक प्लानिंग के साथ बनाइए। लोकल गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली आप करोगे ही, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना ही है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको सेट करनी है। प्रायोरिटी सेक्टर की वजह से आपको जाना है कि कौन से चीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, उसके हिसाब से आप जाइए हर चीज़ में। एंड डोंट नेग्लेक्ट म्यूनसिपल काउंसिल, तो वो बार बार वो लोकल कम्युनिकेशन और लोकल पार्टिसिपेशन के ऊपर में ही जोर दे रहा है। तो ये आपके पॉइंट में जो है मेन पॉइंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। एक्सट्रीम डिपेंडेंसी ऑन द मार्केट फोर्सेज, देखिए ये बहुत एक नया पॉइंट मुझे देखने को मिला, पहली बार मैंने इस पॉइंट को सुना। देखिए होता क्या है ना, हमारे जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो कौन बनाता है, वो प्राइवेट सेक्टर बनाता है ना। अब अगर आप दिल्ली में जाते हो, अपने अपने सिटी में आपने देखा होगा, आपकी सिटी के बाहर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, तो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे डीएलएफ हो गया या कोई और, वो प्राइवेट्स होते हैं ना, वो सरकारी नहीं होते हैं। अब होता क्या है, प्राइवेट होने की वजह से मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है ना। खाम खा मार्केट के प्राइस को बढ़ा दिया। अभी 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए के जो है फ्लैट्स आते हैं। तो आम आदमी, मिडिल आदमी तो नहीं खरीद पाएगा, जो मिडिल क्लास वाला है। तो मिडिल आदमी क्लास वाला क्या करेगा, क्योंकि वो सेंटर में नहीं रह पाएगा, वो दूसरे सेंटर में जाता है ना। तो सबर्ब्स,
जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग जो घर अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो दिल्ली के आउटर एरिया में जाके सेटल हो जाते हैं, है ना। कोई गाजियाबाद चला गया, कोई गुड़गांव से भी थोड़ा आगे चले गए, या कोई सोनीपत वाली साइड में आ गए, आप उधर बहादुरगढ़ वाली साइड में चले गए, क्योंकि दिल्ली में आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबर्बन में एक प्रॉब्लम होती है, सबर्बन में जो है वो प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है। अब समस्याएं यहाँ पे एक हैं, तो दिल्ली के जो समस्याएं हैं, मान लो मैं दिल्ली के एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हर जगह भी होता है, चेन्नई का एग्जांपल भी आप ले सकते हो। तो दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो कहाँ हो रही हैं, वो बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि लोग जो दिल्ली में नहीं रह पाते वो आसपास के एरिया में रहना शुरू कर देते हैं, पेरीफेरी में रहना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि पेरीफेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, तो वहां पे खामखा का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और एक चीज़ें और भी हैं, जैसे दिल्ली की अगर आप म्यूनिसिपैलिटी की बात करो या दिल्ली की प्लानिंग की बात करो, तो वो तो दिल्ली के ऊपर फोकस करेंगे ना। अब वो सोनीपत के ऊपर फोकस थोड़ी करेंगे, या वो गाजियाबाद के ऊपर फोकस थोड़ी करेंगे। तो सोनीपत और गाजियाबाद में जो वहाँ पे गार्डन्स थे, वहाँ की जो वेटलैंड्स वगैरह थी, वो तो डिस्ट्रॉय हो रही है ना। तो ये दिल्ली, मान लो कोई भी हमारे जो बड़े अर्बन सेंटर्स होते हैं, अपने आसपास के एरिया को भी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ सिटी तक लिमिटेड नहीं रह सकते, क्योंकि सिटी के बाहर के जो एरिया हैं वो भी आपको इंपैक्ट करते हैं। उसके बाद अब मेट्रोपॉलिटन बाउंड्रीज, वही मैंने आपको बता दिया कि नेबरिंग जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसी के बारे में ये बात है। तो ये जो है पूरे का पूरा इस अप्रोच को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कंक्लूजन आप बहुत शानदार लिख सकते हो। देखिए कंक्लूजन में क्या कहता है, द नीड टुडे इज नॉट द फ्लैशी रेट्रोफिटेड स्मार्ट अर्बन इनक्लेव्स, but sound functional metropolitan cities that can handle floods, heat waves, pollution and mass mobility to keep the engines of the economy running. Urban India would otherwise turn into a subprime investment. इतना जबरदस्त ये कंक्लूजन है। इस कंक्लूजन को आप एज इट इज अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो जब भी यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो कहता है कि हमें बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़े शॉपिंग मॉल्स और एकदम फ्लैशी बंगलो बनाने की जरूरत नहीं है भैया स्मार्ट सिटी के नाम पे। हमें जरूरत एक ऐसी सिटी की है जो फ्लड आए तो उसको हैंडल कर ले, हीट वेव्स आए तो उसको हैंडल कर ले, पोल्यूशन जहां पे कम से कम हो, और जहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जो है मूवमेंट कर सकें। इस तरह की आपको सिटीज की रिक्वायरमेंट है। तो आप उसके लुक पे मत जाइए, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग मत बनाइए, छोटी बनाइए बेशक, लेकिन कम से कम वो डिजास्टर को हैंडल कर सके। तो ये था आज का एडिटोरियल सेक्शन, बहुत जबरदस्त है, मजा आया मुझे करने में। आई होप आपको भी कुछ ना पॉइंट, एक दो पॉइंट यहाँ पे जरूर मिला होगा। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है Web3 से, एक न्यू विजन फॉर द फ्यूचर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, करना है तो आपको कर सकते हो। देखिए जब 1990s की बात करते हो, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो उस समय इंटरनेट बहुत सिंपल हुआ करता था। ठीक है, एक वेबसाइट हुआ करती थी, आप वेबसाइट के ऊपर जाते थे, वहां पे कुछ चीज़ को पढ़ते थे, और उसको पढ़ के जो है वो आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते थे। सिंपल सी चीज़ होती, गिनी चुनी जो है 10 20 50 वेबसाइट होती थी, आप जाइए पढ़िए। कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती थी, सिंपल तरीका होता था, उसे बोलते थे वेब 1+1 फिर 2000 के बाद हमारे पास एक और नया तरीका है जिसे कहते हैं वेब 2+O। वेब 2+O में आप सिर्फ चीज़ों को पढ़ते ही नहीं हो, बल्कि आप चीज़ों को क्रिएट भी करते हो, आप उसको क्रिएट भी करते हो। जैसे आज के समय में, है ना, आप एक वेबसाइट बना सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो। तो अभी सिर्फ आप रीडर्स नहीं हो भैया, अभी आप क्रिएटर भी हो। इसे कहते हैं वेब 2.0। आप वहां पे गेमिंग कर सकते हो, है ना, आप टिकटॉक बना सकते हो, आप क्रिएटर भी हो। इसे कहते हैं वेब 2.0, जिसे हम लोग आजकल यूज करते हैं। एक फ्यूचर में नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे कहते हैं वेब 3+O। वेब 2+O का एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया ना, फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट होती है, अमेजोन की जो वेबसाइट होती है, आप इसे वेब +1 की कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हो। क्योंकि जब आप इस वेबसाइट पर जाते हो कुछ चेंज तो कर नहीं सकते, उन्होंने प्रोडक्ट दिए होते हैं, आप प्रोडक्ट को पढ़िए, खरीदिए और पैसा कमाइए, है ना, मतलब कंपनीज पैसा कमाती हैं। तो वो वेब 0.1 का भी एग्जांपल है। तो वेब 0.2 में जैसे वीडियो आपने अपलोड कर दिया, टिकटॉक बना लिया, इंस्टाग्राम कर लिया, वो सब वेब 0.2 का एग्जांपल होते हैं। वेब 3+0 जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। अब वेब 2.1 में जो है 0 में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपका डेटा, फेसबुक वगैरह आपका डेटा कलेक्ट कर लेती हैं और आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन वाली बहुत समस्या है। तो इसके लिए वेब 3.0 आया है। ये अभी तो सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं, और फ्यूचर में शायद ये अगले 8 10 20 साल में कहीं ना कहीं डेवलप हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यूज़र तक ही लिमिटेड रहेगी।
कंपनी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगी। जैसे मान लो अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो अभी आप क्या करते हो, आप अमेजोन पे जाते हो, अमेजोन पे आप अपनी एक ईमेल आईडी वगैरह देते हो, आप अमेजोन को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, अपना एड्रेस देते हो, फ़ोन नंबर देते हो। ऊपर से जो सेलर्स होते हैं वो सेलर्स भी अमेजोन के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अमेजोन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और ये इस बीच में आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, वेब 3.0 के तहत इसमें हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। इसमें बायर्स और सेलर्स वो आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ अमेजोन और मिडिल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इससे आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि अमेजोन आपका डेटा जो है वो 50 जगह शेयर करता है, तो ये आपका डेटा शेयर नहीं करेंगे अगर आपके फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो, है ना। जैसे अभी अगर आपको अपने दोस्तों के साथ फोटो शेयर करनी है, कोई पिक्चर शेयर करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करोगे, आपके दोस्त आपकी फोटो को देखेंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में आप जो फोटो अपलोड करोगे, आपके कुछ खास दोस्त जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो वो डायरेक्टली ही आपकी फोटो देख सकते हैं विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप पीयर टू पीयर कनेक्शन बेसिकली यहाँ पे होता है ना, यूजर टू यूजर कनेक्शन होता है विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, जिसे कहा जाता है वेब 3.0। अब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटली प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर चेंजेस बहुत आसानी से नहीं हो सकते। और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है फ्यूचर में, जिसको लेके अभी तक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत हुई भी नहीं है। तो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या रहेगा। लेकिन वेब 3.0 के बारे में आज छोटा सा एक आर्टिकल आपके पास आया था, एक्सप्लेनर सेक्शन। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको आप कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, एक और का आज एडिटोरियल सेक्शन है, ओपिनियन पेज में जाओगे, एक लाइफलाइन एनिमल फ्रेम्ड, जिसमें जो है वो जो पिग का जो जीनो ट्रांसप्लांट किया गया है ना अभी, वो पिग के हार्ट को, ए 57 ईयर ओल्ड मैन को, है ना, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि किस तरह से फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होगा कि जो ऑर्गन की अभी हमारे पास कमी है ना, ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन ऑर्गन्स की, लेकिन मिलते नहीं है, किसी को हार्ट नहीं मिलता, लंग नहीं मिलता, और भी ऑर्गन्स नहीं मिल पाते हैं। तो क्या फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी से जो ऑर्गन की जो कमी है हमारे पास, क्या उसको दूर किया जा सकता है ना, वो यहाँ पे एक चीज़ें हैं। क्योंकि आज के समय में क्या है ना, ऑर्गन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह भी होती है, स्मगलिंग होती है। फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, रियलिटी में भी कुछ लोगों ने अगर देखा हो तो। और ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो टेक्निक है, कोई ऐसा नहीं है कि नई टेक्निक है, पुरानी टेक्निक है। पहले भी हम लोगों ने बंदर वगैरह के, चिंपैंजीज के ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी 1960s वगैरह में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना। उसके अलावा और भी बहुत बार चीज़ें हम लोगों ने की हैं। लेकिन जो पिग है, पिग जो है वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, और जो इस समय यूज़ किया गया है वो डायरेक्टली नहीं किया गया ना, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन की। कल वाले में आपको मैंने बताया था कि उसके जीन्स वगैरह चेंज करके हम लोगों ने किए हैं। तो फ्यूचर में क्या ये ऑर्गन की कमी को पूरा कर सकता है, ये देखना रहेगा। उसके अलावा कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं यहाँ पे, जैसे पीटा वगैरह जिन्होंने कहा है कि भैया एनिमल्स को हम लोग एज अ टूल नहीं समझ सकते। देखिए, जैसे किसी इंसान से जब आपको ऑर्गन लेना पड़ता है तो उस इंसान की कंसेंट आपको लेना पड़ता है ना, कंसेंट के बिना आप नहीं कर सकते। लेकिन एनिमल का तो कंसेंट आपको नहीं लेना पड़ता, है ना, तो उसको तो आप मार देते हो सीधा सीधा अपने यूज़ के लिए। तो थोड़ा कुछ एथिकल इश्यूज भी यहाँ पे हैं, टॉर्चर भी वगैरह भी हो सकता है फ्यूचर में, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। उसके अलावा इंडिया का एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, वो गुवाहाटी के जो डॉक्टर साहब थे, है ना, उन्होंने ट्रांसप्लांट किया था, 1990s की बात है ये। उसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, है ना। बाद में हालांकि इनके ऊपर केस हो गया, 40 दिन की इनको सज़ा हो गई, लेकिन कुछ एग्जाम्पल इन्होंने वो भी दिए हैं। एक बहुत ही अनसाइंटिफिक तरीके से इन्होंने किया था, उसको मॉडिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन इस बार जो किया गया है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके किया गया है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से अडेप्ट हो सके। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो कंक्लूजन में इन्होंने यही बताया है कि देखिए, आने वाले फ्यूचर में अगले 50-100 सालों में साइंस इतनी तरक्की कर सकती है कि इंसान जो है वो इमोर्टल हो सकता है, मे बी, है ना। आपका हार्ट कमज़ोर है तो हार्ट चेंज कर दीजिए, राइट। आपका लंग्स कमज़ोर है तो लंग्स चेंज कर दीजिए, जो भी चीज़ आपकी कमज़ोर होने लगेंगी उसको आप चेंज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इंसान जो है इमोर्टैलिटी की तरफ बढ़ रहा है ना, कहीं ना कहीं। अभी अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है। सोच के देखिए आप, अगर मान लो सद्दाम हुसैन या हिटलर जैसा आदमी अगर वो 500 साल तक जीने लगे तो वो दुनिया में क्या ही नहीं कर देगा, है ना। तो कुछ एथिकल कंसर्न भी यहाँ पे हैं, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। एनआईए ने जो है वो फेक करेंसी के केस में किसी को अरेस्ट किया है। तो एनआईए के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हो। एनआईए के बारे में हल्का फुल्का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, कौन कौन से केस में कार्रवाई कर सकता है एनआईए, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीटिंग करेंसी, देखिए ये वाला जो केस है ना वो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है।
है ना, नकली नोट वाला बेसिकली जो बात करते हैं, है ना, नकली नोट बनाते हैं। उसके अलावा जो साइबर टेररिज्म है उसको भी हैंडल करता है ना, और दूसरी चीज़ें भी हैंडल करता है। तो थोड़ा सा ना ये के बारे में हम लोग पहले चर्चाएं कर चुके हैं बहुत बार, तो बार बार इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही था आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस। नंबर ऑफ टॉपिक्स कम थे, लेकिन जितने भी थे थोड़े इंटरेस्टिंग थे। और थोड़ा मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो टॉपिक्स हम लोग करवाते हैं, खासकर एडिटोरियल सेक्शन, उसको तो एक बार आप खुद से भी पढ़ लिया करो, है ना। सुनने के बाद, एनालिसिस सुनने के बाद खुद से भी पढ़ लिया करो। कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा भी वहाँ पे जानने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।